Hello friends, let's start today's session. In the last session we have seen how to construct symbol table, literal table, pool table when source assembly program is given. In today's session we are going to see variant 1 and variant 2 construction, that is nothing but a part of intermediate code along with target code generation. For these kind of numericals we require 5 types of data structures that you can observe on screen. The first one is related to imperative statement. Next is related to assembler directive, condition code, declaration statement, and the last and fifth one is nothing but register codes. So these five are nothing but predefined data structures, and all these data structures are needed to solve this kind of numericals, in that we construct symbol table, literal table, pool table along with variant 1 and variant 2. So let's see an example how to solve variant 1 and variant 2 type of numerical. So here is first question. Here there are two parts in this question. Number one, in that they are asking show the contents of symbol table, literal table and pool table. In the another part, they are expecting construct intermediate code forms using variant 1 and variant 2. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टेटमेंट का टाइप आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड देन हम लोग उसका लोकेशन काउंटर के हिसाब से एड्रेस अलोकेट उनको कर देंगे. सबसे पहला काम है हमारा टू आइडेंटिफाई स्टेटमेंट टाइप. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नथिंग बट स्टार्ट 350. स्टार्ट हमें किस टेबल में मिलता है, ये असेंबलर डायरेक्टिव टेबल में मिलता है. नंबर फर्स्ट उसका पोजीशन है. आपको इस हिसाब से क्या करना है, स्टेटमेंट का टाइप आइडेंटिफाई कर लेना है. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट का टाइप यहाँ पे लिख लेते हैं. अब मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ AD. हियर आई एम राइटिंग AD बिकॉज स्टार्ट क्या है, इट्स असेंबलर डायरेक्टिव. द नेक्स्ट वन यू कैन ऑब्जर्व दैट इज रीड. रीड का अगर आप टाइप देखो, रीड का टाइप आप देख सकते हैं. रीड कौन से टेबल में आपको मिल रहा है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट टेबल में मिल रहा है. उसका नंबर भी आप देख सकते हैं 09. रीड का टाइप क्या हो गया, IS. हम लोग उसको यहाँ पे लिख लेते हैं. हियर आई राइट IS. बेस्ड ऑन दिस हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, सब स्टेटमेंट के टाइप लिख लेना है. दिस इज ऑल्सो IS, this is also IS, this is also IS, this is also IS. Next one is LTORG. You can observe here it is LTORG. LTORG क्या है, assembler directive. टेबल में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. Here I write assembler directive. Next is again imperative statement. Next is origin. यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, origin. Origin is what, origin is assembler directive. Here I write assembler directive. The next one is add statement. Add is again imperative statement. Print is imperative statement. Stop is imperative statement. And these DS are nothing but declaration statement. That's why I'm writing DL. And end is nothing but again a similar directive. First of all हमको क्या कर लेना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्टेटमेंट का टाइप आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए. अब हमें इन सभी स्टेटमेंट्स को एड्रेस अलोकेट करना है. मैंने कुछ रूल्स आपको लास्ट लेक्चर में भी बताए थे, जिसमें मैंने कहा था असेंबलर डायरेक्टिव के लिए खुद के लिए कोई मेमोरी स्पेस नहीं लगता. लेकिन अगर हम लोग इंपेरेटिव स्टेटमेंट की बात करें, वन वर्ड ऑफ मेमोरी, या तो फिर आप ये समझ सकते हैं वन लोकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी इंपेरेटिव स्टेटमेंट. एंड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में दो थे, एक था DC एंड DS. DC के सामने चाहे जो वैल्यू हो वो सिर्फ वन लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, वन लोकेशन अलोकेट करता है. लेकिन DS के सामने अगर 10 है तो वी रिक्वायर 10 वर्ड्स ऑफ मेमोरी और 10 लोकेशंस आर रिक्वायर्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट 350. स्टार्ट इज असेंबलर डायरेक्टिव, कोई यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, एड्रेस नहीं लगेगा. स्टार्ट ही असेंबलर डायरेक्टिव है, वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि स्टार्ट के बाद जो कोई स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट से आप एड्रेस अलोकेट कर सकते हैं. हमने देखा रीड ए का क्लास क्या है, आप देख सकते हैं इट्स इंपेरेटिव स्टेटमेंट, वन वर्ड ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड. मैंने यहाँ पे लिख लेना है 350. हियर आई एम राइटिंग 350. नेक्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट 351. नेक्स्ट स्टेटमेंट इंपेरेटिव स्टेटमेंट 352, 353,
354 because these all are imperative statements. नेक्स्ट है LTORG. LTORG इज असेंबलर डायरेक्टिव. खुद के लिए उसको मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं है, बट LTORG किसको स्पेस अलोकेट करके देता है? लिटरल्स को. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द लिटरल्स? यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू एंड सिंगल कोट. सो इससे पता चल जाता है कि दिस 15 इज व्हाट? दिस 15 इज लिटरल. एंड इस लिटरल को मेमोरी स्पेस अलोकेट करने का काम करेगा LTORG. तो LTORG ने खुद के लिए स्पेस नहीं लिया, किसके लिए लिया? ये 15 के लिए यहाँ पे उसने स्पेस अलोकेट किया. सो यहाँ हम देख सकते हैं 354, तो यहाँ पे आ जाएगा 355. और ये 355 किसके लिए दिया गया है? सो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जिससे कि आपको आसानी रहे, ध्यान रहे. ठीक है. सो नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं अभी क्या है, मूव आर. सो मूव आर इज 356 बिकॉज 355 के आगे आ जाएगा 356. देन ओरिजिन, आप देख सकते हैं ओरिजिन इज अगेन अ सिमिलर डायरेक्टिव. सो हम लोग इस टेबल में देख सकते हैं कि ओरिजिन का टाइप क्या है? असिमिलर डायरेक्टिव. सो असिमिलर डायरेक्टिव होने की वजह से उसको खुद के लिए मेमोरी स्पेस लगता नहीं है, लेकिन ओरिजिन के सामने जो कोई एड्रेस होगा उस एड्रेस से नेक्स्ट स्टेटमेंट अलोकेट होना शुरू हो जाएगा. सो हम लोग देखते हैं एक्चुअल प्रोग्राम में ओरिजिन के सामने कौन सा एड्रेस. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ओरिजिन के सामने दिया हुआ है 425. सो ओरिजिन को खुद के लिए स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन ओरिजिन अब ये बताएगा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होना है? 425 से. और यहां से हम 425 से इसे स्टार्ट कर देंगे. आप देख सकते हैं कि ये एंड हुआ था 356 से, लेकिन 356 के बाद ओरिजिन चेंज हो गया. व्हाट डज इट मीन? होता क्या है कि सपोज करो ये है रैम, और इस रैम में आप देख सकते हैं हमने 350 से इन सभी स्टेटमेंट को अलोकेट करना शुरू कर दिया था. लेकिन जब 356 तक हम पहुंचे तो 356 के बाद मेमोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. तो उस केस में ओरिजिन प्रोग्राम का चेंज कर दिया जाता है. जहां पे स्पेस अलोकेट है वहां से नेक्स्ट स्टेटमेंट अलोकेट होना शुरू हो जाएंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 425, नेक्स्ट 426. इस तरीके से ये सभी नेक्स्ट स्टेटमेंट अलोकेट होना शुरू हो जाएंगे. तो यहाँ देख सकते हैं स्टॉप इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट 427 ds. सो ds के सामने जो कोई वैल्यू होगा, जो कोई कांस्टेंट होगा, उतने वर्ड्स का मेमोरी क्या होता है? अलोकेट होता है. सो 2 है मतलब 428 एंड 429, ये दो एड्रेस इसको अलोकेट हो गए. ds1, सो एक ही इसको लगेगा 430. अब एंड आ गया. एंड आने के बाद आपको क्या करना है? रिवर्स जाना है. कब तक? जब तक कि आपको LTORG मिल ना जाए. LTORG नहीं है तो पूरा प्रोग्राम आप कहां तक चलेंगे? स्टार्ट तक चलेंगे. तो LTORG होने की वजह से मैं वहीं पे रुक गया. और यहाँ देखेंगे हमने ये एक ऐसा लिटरल है 66 जिसको कि कहीं पे एड्रेस अलोकेट नहीं हुआ है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? उसको एड्रेस अलोकेट करके देंगे. आप देख सकते हैं 430 पे ये एंड हुआ था, तो नेक्स्ट हो गया 431, और उसके ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 66. तो इक्वल टू 66 को मिल गया 431. इक्वल टू 66 इज नथिंग बट व्हाट? लिटरल. और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 को मिला था 355. तो यहाँ पे अब पूल्स की बात करते हैं कि कितने पूल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए. सो हियर देयर आर 2 पूल्स. कैसे? आप देख सकते हैं इस LTORG का अपना एक पूल है, और इस LTORG के बाद इस 66 को अलोकेट करने के लिए हमने दूसरा पूल बनाया. तो इस तरीके से हमने ये सभी क्या लिख लिए? एड्रेस अलोकेट कर दिए. अब हमारा नेक्स्ट वर्क है टू कंस्ट्रक्ट सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पूल टेबल बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पूल टेबल का. तो पहला कॉलम में यहाँ पढ़ता हूं, इट्स सीरियल नंबर, सिंबल, एड्रेस, डिफाइंड, यूज, वैल्यू और लेंथ. नेक्स्ट टेबल का स्ट्रक्चर है जो कि लिटरल टेबल का है, सीरियल नंबर, लिटरल एंड लोकेशन. नेक्स्ट टेबल सीरियल नंबर एंड लिटरल पॉइंटर. सबसे पहले हम लोग सिंबल टेबल की एंट्रीज फिल कर लेते हैं. तो इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है कि इस प्रोग्राम में कितने सिंबल्स यूज हुए हैं. तो पहले समझ लेते हैं कि सिंबल्स आखिर होते क्या है. तो पहले कॉलम में जो भी कोई एंट्रीज आपको मिलेंगी वो सभी के सभी सिंबल्स होते हैं. तो सिंबल टेबल में सिंबल्स की एंट्री करना कैसे है?
तो आपको क्या करना है, इसके लिए स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोग्राम को क्या करना है, स्कैन करना है, और स्पेशली ऑपरेंड पार्ट। तो ऑपरेंड पार्ट हम देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज नथिंग बट ऑपरेंड पार्ट, और इस ऑपरेंड पार्ट में जब मैंने स्कैन करना शुरू किया तो पहला ही सिंबल मुझे मिला, दैट इज ए। तो इस ए की एंट्री मैंने कर लेना है, नंबर 1, ये ए की एंट्री मैंने कर ली। अब इस ए का एड्रेस मुझे चेक करना है कि एड्रेस एग्जैक्टली कहां पे है। तो इस ए को डिफाइन किया हुआ है यहां पे। तो आप देख सकते हैं इट्स ए ds 2। सो इस ए के लिए 4 to 8 आप ऑब्जर्व कीजिए, ये पूरा जो स्टेटमेंट है उसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे जो पहला लोकेशन रहेगा वो हो जाएगा एड्रेस, दैट इज 4 to 8। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अभी 4 to 8। डिफाइन किया हुआ है क्या, देखिए इस ए को ds से डिफाइन किया हुआ है। सो मैं यहाँ लिख देता हूं यस। यूज किया है क्या, देखिए ये ऑपरेंड पार्ट में हमको मिला, इसका मतलब ये यूज भी किया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या है या फिर इसका लेंथ क्या है, तो यहाँ पे लेंथ देख लो कितना है, 2 वर्ड्स। सो हमने लिख दिया 2, बिकॉज ये अगर adc2 होता तो ये वैल्यू ट्रीट होता है, और ds के केस में क्या होता है, वो लेंथ होता है। डिक्लेयर स्टोरेज एंड डिक्लेयर कांस्टेंट, ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। तो लास्ट सेशन में ये दोनों भी कंसेप्ट मैंने बताए थे आपको। दोबारा हम इसको स्कैन करना शुरू करते हैं। सो हम जब इसको स्कैन करते आए तो हमें क्या मिला, नेक्स्ट बी। सो ये हो गया 2, यहाँ लिख दिया मैंने बी। सो बी को चेक करते हैं कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ds पे डिफाइन किया हुआ है। सो उसका एड्रेस उसके सामने आपको यहाँ दिखाई देगा, bds 430। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स 430। सो हियर आई राइट 430। इसको डिफाइन किया है क्या, डिफाइन किया है। सो हमने लिख देना है एस। यूज किया है क्या, हाँ यूज किया है, सो हमने लिख देना है एस। इसके लिए आप देख सकते हैं लेंथ कितना है, 1। सो हियर आई राइट 1। अब हम लोग दोबारा इसको कंटिन्यू स्कैन करते हैं और स्कैन करके पता करते हैं और कोई सिंबल है क्या। सो यहाँ पे स्कैन किया, ए मिला, उसका एंट्री ऑलरेडी डाल दिया है, यहाँ लिटरल है, बैक। अभी आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं हमको क्या मिला, बैक। बैक देखिए कहां पे है, पहले कॉलम में है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली ये बैक का एड्रेस क्या होगा। सो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम इसको स्कैन करते आए तो हमको क्या मिला, बैक मिला। उस बैक को हम लोग ढूंढने के लिए पहले कॉलम में गए, तो बैक हमें कहाँ पे मिला, बैक हमें यहाँ पे मिला। अब ये देखना है हमें कि बैक ये सिंबल वेरिएबल है या सीक्वेंसिंग सिंबल है। जो भी सिंबल डीसी, डीएस या EQ से डिफाइन किए जाते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं वो सभी के सभी सीक्वेंसिंग सिंबल होते हैं। सो हम लोग बैक एज अ सीक्वेंसिंग सिंबल की एंट्री यहाँ पे कर देंगे 3। यहाँ मैंने लिख दिया बैक। अब बैक का एड्रेस क्या है, तो बैक तो कोई DCDS से हमने अलोकेट नहीं किया है, बैक ये सीक्वेंसिंग सिंबल है। तो आपको क्या करना है, उसी स्टेटमेंट को देखना है कि क्या एड्रेस हमको मिलता है। तो हमें मिल गया 352। सो हियर आई राइट 352। डिफाइन किया हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे ये आ गया पहले कॉलम में, मतलब उसको डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट उसको यूज किया है क्या हमने, हाँ उसको प्रोग्राम में हमने ऑपरेंड पार्ट में यूज किया है। सो आई राइट एस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डैश, बिकॉज ना इसका वैल्यू है ना लेंथ है, क्योंकि ये DCDS से डिक्लेयर नहीं हुआ है। इस तरीके से हम लोग ये सभी सिंबल्स की एंट्री कर ली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 सिंबल्स है और तीनों का एंट्री हमने कर दिया। लेकिन कभी कभी यहाँ पे एरर ऐसा हो सकता है कि मान लो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी की जगह उन्होंने लिख दिया है मान लो डी। तो डी के लिए आपको एंट्री करनी होगी किस तरीके से, देखिए 4D, और एड्रेस अगर आप देखेंगे तो डी कहीं पे डिफाइंड है क्या, कहीं पे डिफाइंड नहीं है, मतलब इस केस में क्या है, एरर। तो ऐसा भी होता है कि टेबल में एरर के एंट्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डैश 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 डैश, मतलब एरर। एब्सोल्युटली डी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली उसको विदाउट डिफाइनिंग क्या कर लिया गया है, यूज कर लिया गया है। तो इस तरीके से हो सकता है, इसलिए प्रोग्राम को एक बार आपको कंप्लीटली स्कैन कर लेना है। सो मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, बी ऑलरेडी एंट्री किया है, ए ऑलरेडी एंट्री किया है, और कहीं पे सिंबल्स नहीं है। सो सिंबल टेबल में हमने इस तरीके से ये एंट्री कर लिया। अब हमारा अगला टेबल है लिटरल टेबल। सो पहले हम लोग देख लेते हैं पहला लिटरल। सो इसको स्कैन करते हुए जब हम आए
तो पहला लिटरल हमें क्या मिला, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 15। ये देखिए इक्वल टू 15। सो पहली एंट्री कर ली हमने 1 इक्वल टू 15। अब ये इक्वल टू 15 देख सकते हैं आप कि इस LTORG ने यहाँ पे अलोकेट किया हुआ है। सो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं इट्स 355। सो मैंने यहाँ लिख देना है 355 और इसको मैं दोबारा स्कैन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। 15 से आगे मैं बढ़ा तो डायरेक्ट मुझे उसका अलोकेशन नहीं मिला। जैसे ही पहला LTORG आता है समझ जाना वहां पे पहला पुल एंड हो गया। सो आप यहाँ पे फर्स्ट पुल इसको बोल सकते हैं, इट्स अ P1। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इस LTORG से। इस LTORG से मैं आगे बढ़ा सो मुझे पहला ही दोबारा क्या मिल गया, लिटरल। सो नंबर 2 यहाँ मिल गया 66। अब इस 66 से आगे में बढ़ा, कोई लिटरल मुझे नहीं मिला और डायरेक्ट मुझे क्या मिल गया, उसका अलोकेशन। कहां पे किया उसका अलोकेशन, 431 पे। सो 431 ये हो गया हमारे लिए पुल नंबर 2। इस LTORG तक का पुल नंबर 1 और इस LTORG का पुल नंबर 2। सो इस तरीके से मुझे पुल टेबल में एंट्री कर लेना, यहाँ लिखना है 1 और यहाँ लिखना है #1। इस #1 का मतलब ये होता है, सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस #1 का मतलब होता है यहाँ का सीरियल नंबर 1। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पुल नंबर 1 रो 1 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ 2। सो हियर आई राइट 2 और यहाँ मैंने लिख देना, अभी देखो पुल नंबर 2 कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, सीरियल नंबर 2 पे। सो हियर आई राइट 2। तो इस तरीके से सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पुल टेबल में एंट्रीज की जाती है। अब हमारा टारगेट है टू कंस्ट्रक्ट वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2। इसी को इंटरमीडिएट कोड भी कहा जाता है। काफी सिंपल एक कंस्ट्रक्शन है, बस आप ध्यान दीजिए सभी के सभी प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। तो 5 डेटा स्ट्रक्चर थे। कौन से डेटा स्ट्रक्चर थे, एक और बार हम लोग उनको देख लेते हैं। So to construct variant 1 and variant 2 we require all these predefined data structures। So यहाँ पे आपको खास कर ये सभी न्यूमेरिक ऑपकोड बिल्कुल याद रखने हैं, कंडीशन कोड से लेके रजिस्टर से लेके सभी के सभी। So let's start to construct variant 1 and variant 2। बढ़ते आगे। So सबसे पहले variant 1 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। variant 1 कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें स्टेटमेंट का टाइप पता होना चाहिए। So यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए अगर आप देखें तो कौन सा टाइप आ गया स्टेटमेंट का, असिमिलर डायरेक्टिव। आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट जो है वो असिमिलर डायरेक्टिव है और नंबर क्या है उसका 01। सो मैं किस तरीके से एंट्री करता हूँ, यहाँ पे ये ऑब्जर्व कीजिए। सो हियर आई विल राइट कि ये असिमिलर डायरेक्टिव है और इसका नंबर है 01। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू है 350। सो 350 का मतलब ये होता है कि 350 इज ए कांस्टेंट। सो यहाँ मैं लिखता हूँ C, 350। सो इस तरीके से आपको इसका एंट्री कर लेना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, रीड A। सो रीड ये कौन से क्लास में आता है ये आपको पता होना चाहिए। सो हम लोग इसका क्लास देखेंगे तो हमको पता चला इंपेरेटिव स्टेटमेंट में रीड का नंबर है 09। तो हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं और मैंने ये यहाँ पे लिख लिया कि ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट है और इसका नंबर क्या है 09। उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखो तो क्या है ए। सो ए हमें अब देखना है सिंबल टेबल के अंदर। सिंबल टेबल में ए का एंट्री आप देख सकते हैं नंबर 1 लोकेशन पे है, सीरियल नंबर 1। सो यहाँ पे हमको ऐसा लिख लेना है इसको कि ये ए एक सिंबल है और उसका नंबर है 1। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जो कि है रीड बी। सो रीड बी अभी अभी हम देख चुके हैं, रीड के लिए ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, उसका नंबर है 9 और सिंबल टेबल में बी का एंट्री आप देख सकते हैं नंबर 2 पे है। यू कैन ऑब्जर्व हियर। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए मूव आर ए रजिस्टर कॉमा ए। सो मूव आर इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, इसका नंबर है 4। आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया मूव आर और इसका नंबर है 4। सो यही एंट्री हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। देन यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करें ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर के वैल्यू तो आप देख सकते हैं 01, 02, 03 एंड 04। यही वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। सो यहाँ पे यही वैल्यू में यूज करते हुए यहाँ लिख रहा हूँ 01। किस लिए,
ए रजिस्टर। ए रजिस्टर के आगे क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इट्स ए। सो ए के लिए क्या है, ए इज व्हाट, ए इज सिंबल और उसका नंबर है 1। सो नंबर 1 कहां से आया, बिकॉज सीरियल नंबर 1 पे सिंबल टेबल में उसका एंट्री हमने क्या किया है, एंटर कराया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मूव आर CREG इक्वल टू 15। सो ये भी इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, उसका नंबर है 0 फॉर मूव आर के लिए। सी रजिस्टर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो सी रजिस्टर मतलब ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, डी रजिस्टर, थर्ड नंबर। सो हियर आई राइट 03। देन 15 क्या है, लिटरल, और कहां पे है, फर्स्ट रो पे है। सो हियर आई राइट कि ये एल यानी लिटरल है, और यहां लिख दिया मैंने 1 बिकॉज नंबर 1 फर्स्ट रो पे ही वो क्या है, अलोकेटेड है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज BC एनी एंड बैक। सो BC के नंबर हम चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं आप इस टेबल में BC का नंबर है 07। सो इसका टाइप है इंपेरेटिव स्टेटमेंट, नंबर है 07। नेक्स्ट है एनी। हमेशा याद रखिए BC के सामने जो भी कुछ रहेगा वो कंडीशन कोड टेबल में आपको मिलना है। सो कंडीशन कोड टेबल ये आप देखिए, कंडीशन कोड टेबल इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड एनी। एनी का नंबर देख सकते हैं आप क्या है, इट्स 06। सो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे 06। सो ये मैंने लिख दिया 06। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है बैक। आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं इट्स बैक। सो बैक का एंट्री आप लोगों को देखना है कि बैक ए सिंबल टेबल है और थर्ड नंबर पे उसका एंट्री हुआ है। सो ये एक सिंबल है और थर्ड नंबर पे उसका एंट्री हुआ है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो कि है LTORG। सो LTORG ये एक असेंबलर डायरेक्टिव है, उसका नंबर आप यहाँ देख सकते हैं 05। सो हियर आई विल राइट 05। सो ये मैंने लिख दिया 05। उसके बाद आप देख सकते हैं LTORG के सामने यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स एम्प्टी। तो आपको यहाँ भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मूव आर ए रजिस्टर इक्वल टू 66। सो मूव आर के लिए हमने बताया अभी इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, उसका नंबर है 04। ए रजिस्टर नंबर 1 रजिस्टर होता है, टेबल में आप देख सकते हैं इक्वल टू 66। ये लिटरल नंबर 2 है, टेबल में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो L2 इस तरीके से मैंने इसका एंट्री कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ओरिजिन 425। ओरिजिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका नंबर है 03 और ये असेंबलर डायरेक्टिव है। सो हम लोग इसका एंट्री यहाँ पे कर देते हैं कि ये असेंबलर डायरेक्टिव है और इसका नंबर है 03। क्या ओरिजिन के सामने कुछ लिखा हुआ है, हाँ एड्रेस लिखा हुआ है। तो एड्रेस 350 को हमने क्या लिखा था, कांस्टेंट। सो यहाँ पे भी इस एड्रेस को हम लिखने वाले हैं कांस्टेंट। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट 425 और मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ऐड सी रजिस्टर एंड बी। सो ऐड हम लिख लेते हैं कि इट्स इंपेरेटिव स्टेटमेंट, इसका नंबर देख लो, ऐड का नंबर है 01। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये हो गया 01। सी रजिस्टर का मतलब 03 एंड देन इट्स बी। बी है सिंबल और नंबर 2 पे उसका एंट्री हुआ है। सो ये सिंबल है और नंबर 2 पे क्या हुआ है, उसका एंट्री हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट ए। सो प्रिंट का नंबर देख लेंगे हम लोग, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, इसका नंबर है 10। आप देख सकते हैं प्रिंट नंबर 10। उसके आगे नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट इज ए। सो ए का एंट्री आप देख सकते हैं नंबर फर्स्ट रो पे हुआ है, सिंबल है, सो विल राइट S,1। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं विच इज नथिंग बट स्टॉप। और स्टॉप इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट और उसका नंबर है 00। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टॉप का नंबर होता है 00। सो इसका एंट्री करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ADS2। सो इट्स नाउ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट।
DS आप देख सकते हैं नंबर 2 पोजीशन पे होता है। सो हियर आई विल राइट नंबर 202 एंड अब ये 2 का मतलब क्या है? तो इस 2 का मतलब है कि ये है कांस्टेंट, ना ये लिटरल है ना सिंबल है, तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। सो यहाँ पे हम लोग इसका एंट्री करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं विच इज BDS1। सो अगेन दिस इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, उसका नंबर है 2, DS का नंबर 2 है, अभी अभी हमने यहाँ पे टेबल में देखा था। अब इसके बाद हमें देखना है कि उसके सामने क्या वैल्यू है, तो उसके सामने 1, सो ये कांस्टेंट है C1 एंड एंड इज अ सिमिलर डायरेक्टिव और उसका नंबर आप यहाँ देख सकते हैं कि एंड का नंबर है 02। सो हियर विल राइट 02, ये मैंने यहाँ लिख दिया 02। सो दिस इज द वे टू राइट वेरिएंट 1। अब वेरिएंट 2 में एग्जैक्टली क्या चेंजेस है वो हम देखते हैं। बिल्कुल भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ वेरिएंट 1 से ही आप लोग क्या लिख सकते हो? वेरिएंट 2। ना तो आपको कोई कोड देखना है, ना ही कोई सिंबल टेबल के स्पेशल एंट्रीज आपको देखने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट वेरिएंट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएंट 2। वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 में एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि वेरिएंट 1 में हम सिंबल कैसे लिखते हैं? S,1। वेरिएंट 2 में सिंबल हम डायरेक्टली ABC ऐसा लिखेंगे। वेरिएंट 1 में हम लोग रजिस्टर के एंट्री, जैसे यहाँ ए रजिस्टर था तो हम लिखते थे 01। वेरिएंट 2 में ए रजिस्टर एज इट इज वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएंट 1 में एनी के लिए हमने लिखा था 06, वेरिएंट 2 में ये एज इट इज लिखेंगे। तो ये 3 चेंजेस आप ध्यान दीजिए। वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 में क्या डिफरेंस है? वेरिएंट 1 में हम लोग सिंबल टेबल से देखते हैं S1 है, S2 है, S3 है। वेरिएंट 2 में हम डायरेक्ट ABCD एज इट इज सिंबल लिखेंगे। देन कंडीशन कोड जो मैंने आपको कहे एनी, LT, LE, ये सभी कंडीशन कोड एज इट इज वेरिएंट 2 में लिखेंगे। वैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए जो रजिस्टर है वो भी हम लोग वेरिएंट 2 में एज इट इज लिखेंगे। सो वेरिएंट 2 में जैसे पहला एंट्री हमने एज इट इज लिखा, क्योंकि यहाँ पे ना तो सिंबल आया है, ना यहाँ पे कोई कंडीशन कोड है, ना ही यहाँ पे कोई रजिस्टर है। IS09 एज इट इज। अब देख सकते हैं आप यहाँ आया S,1। सो नाउ आई वोंट राइट S,1, इंस्टेड आई राइट दिस A। ये A का मतलब था कि ये सिंबल है, नंबर 1 पे डिफाइंड है। अब यहाँ पे आपको A एज इट इज लिखना है। सो ये यहाँ पे डिफरेंस है कि वेरिएंट 2 में हम लोग सिंबल्स साथ ही साथ रजिस्टर्स और कंडीशन कोड एज इट इज लिखते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे इंपेरेटिव स्टेटमेंट 09 एज इट इज, लेकिन अब S,2 की जगह अब हम लोग उसका एक्चुअल सिंबल लिखेंगे विच इज B। सो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, दिस इज दिस स्टेटमेंट। सो इसमें क्या चेंजेस रहेंगे आप देख सकते हैं। IS04। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ है 01। सो नाउ 01 में ना लिखते वक्त एक्चुअल उसका रजिस्टर लिखूंगा विच इज A रजिस्टर। सो हियर आई राइट A रजिस्टर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उसके आगे सिंबल 1। तो सिंबल 1 क्या है? A। मतलब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एंट्रीज थी A रजिस्टर A की, वो एज इट इज हमने वहां पे लिख दिया। देन नेक्स्ट हम लिखते हैं विच इज दिस IS0403L,1। सो यहाँ मैं लिख लेता हूँ IS04 एज इट इज। 03 C रजिस्टर, सो ये एज इट इज लिखेंगे, वी वोंट राइट 03। So instead we'll write C register. Then next is literal, इसको हम as it is लिखेंगे L,1। इसको हम यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं। So here I am writing as it is, that is L,1। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है IS0706S,3। So here I write IS07। Now this 06 आप यहाँ देख सकते हैं, ये 06 का मतलब है एनी। एनी आप देख सकते हैं कहां पे? कंडीशन कोड के टेबल में है। सो कंडीशन कोड में जो भी कोई एक्चुअल उसका मिमोनिक है वो हम यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एनी एज इट इज लिखना है, एनी। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है S,3। S,3 का मतलब आप सिंबल टेबल की थर्ड एंट्री देख सकते हो, दैट इज नथिंग बट बैक। आप यहाँ पे भी उसको सोर्स कोड में भी देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखने वाला हूँ इट्स बैक, और मैंने यहाँ पे ये बैक लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज AD0,5 एज इट इज उसको लिखेंगे हम लोग।
AD0,5। नेक्स्ट एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है IS0,401L,2। सो इसको एज इट इज हम लिख लेंगे। अब IS0,401 आप देख सकते हैं बीच में 01 का मतलब है ए रजिस्टर। रजिस्टर्स को हम एज इट इज लिखते हैं। सो हियर आई एम राइटिंग ए रजिस्टर। नेक्स्ट इज L,2। लिटरल को हम लोग कुछ नहीं करते, एज इट इज एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, नो चेंजेस एट ऑल। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज AD03C,425। सो एज इट इज AD03C,425 एज इट इज हमने कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज IS0,103S,2। सो ये हो गया इंपेरेटिव स्टेटमेंट। 0,103 का मतलब आप देख सकते हैं इट्स सी रजिस्टर का वैल्यू। सो सी रजिस्टर का नाम एज इट इज आपको लिख लेना है। नेक्स्ट S,2 इज व्हाट, बी। आप यहाँ देख सकते हैं बी। सो हियर आई विल राइट डायरेक्टली बी। सो हमें S,2 ऐसा यहाँ पे नहीं लिखना है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज नाउ दिस IS10S,1। सो हियर आई राइट IS10S,1। फर्स्ट एंट्री क्या है, ए। तो यहां से लिखिए, या फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रिंट के सामने क्या है, ए। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज IS00। सो IS00। नेक्स्ट है DL02C,2 एज इट इज DL02C,2 कांस्टेंट को कुछ नहीं करते, DL0,2। नेक्स्ट स्टेटमेंट C,1 and next is a similar directive. So this is the only change in variant 2. So variant 2 और variant 1 में आप देख सकते हैं हमने बस क्या किया, यहाँ पे सिंबल रजिस्टर कंडीशन कोड सिंबल रजिस्टर देन सिंबल एंड देन सिंबल, इस तरीके से हमने क्या किया है, एंट्रीज किया है। सो वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हम लोग वेरिएंट 2 में सिंबल कंडीशन कोड और रजिस्टर्स को एज इट इज लिखते हैं। दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2। सो ये एग्जांपल हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नए एग्जांपल के साथ, नए वैरायटी के साथ दोबारा हम लोग वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। साथ ही साथ टारगेट कोड कंस्ट्रक्ट करने की भी वहां पे कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।